हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ इस सिलसिलाते इस्तेकाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले रिलैक्स होकर बैठ जाओ, टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ, कॉपी किताब खोल कर बैठ जाओ, चौड़े होकर बैठ जाओ, क्योंकि आज फिर तुम्हारे भाई का क्लास है। तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली क्लास में तो ये पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने कहा था कि कुछ कोई देखो, आपने इसको बस समझना और याद करने की कोशिश करना जो पिछली क्लास को, ताकि मैं इस क्लास से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो हमने कहा था कि वो सभी अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा हमने और क्या बात किया था, हमने कहा था समीकरण क्या होता है। हमने ये भी पढ़ लिया था कि एक समीकरण के एक तरफ होता है रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अभिकारक, और जब रिएक्टेंट अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम प्रोडक्ट, है ना। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता क्यों नहीं है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ किया जाता। तो हमने उसको पढ़ा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ इसलिए किया जाता है रेगमाल से, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो इनर्ट होती है, वो अभिक्रिया नहीं करती है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया था ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो है अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को करवाने के लिए बेसिकली ऊष्मा दिया जाता है। तो आज हमें पढ़ेंगे समीकरण। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, कंकालीय समीकरण क्या होते हैं, संतुलित समीकरण क्या होते हैं, और संतुलित समीकरण कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, तो आज हमें पढ़ना है बेसिकली क्या है, हेडिंग हमारा रहेगा आज का यही समीकरण। कौन से समीकरण है यार, तो ये भी लिखना बहुत जरूरी है, रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण पढ़िएगा तो आपके एनसीईआरटी में दो बातें लिखी है रासायनिक समीकरण में। एक तो लिख रखा है कंकालीय समीकरण और एक लिख रखा है संतुलित समीकरण। क्या लिख रखा है बेटा, एक लिख रखा है कंकालीय समीकरण, इसको कहते हैं स्केलेटन रिएक्शन, सॉरी स्केलेटन इक्वेशन। कंकालीय समीकरण क्या होता है, तो याद रखना वो समीकरण जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, वो समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन नहीं करेगा, ऐसे समीकरण को कहते हैं कंकालीय समीकरण, है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, है ना, सॉरी वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं। तो कंकालीय समीकरण किसे कहते हैं, तो हम इसमें कहते हैं वो समीकरण जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। है ना। जबकि हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है कि अगर आप एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो जो इसका इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन क्या करना चाहिए, वो इक्वेशन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करना चाहिए बेटा, बेसिकली पालन करना चाहिए। तो हम बात करते हैं संतुलित समीकरण। तो क्या होता है, तो वो मैं बताता हूं आपको। तो संतुलित समीकरण वह समीकरण, है ना, बेसिकली मैं शॉर्ट नोट्स में की तरफ पे लिख दे रहा हूं, वह समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करें। लेकिन अगर हम इन सब से आगे भी एक कदम बढ़ के देखें तो हमें सबसे पहला बात तो यही समझना पड़ेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या। तो देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या बोल देते बेटा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अगर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की आप बात करें तो क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को सृजन किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश। मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि कभी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ना तो आप द्रव्यमान को बढ़ा पाओगे और ना ही तो आप क्या कर पाओगे, द्रव्यमान को घटा पाओगे। अगर जैसे कि अगर मैं इसका एक उदाहरण लूँ, तो अगर मैं एक लकड़ी को जलाया
तो लकड़ी के जलाने से क्या होगा, तो आप खुद सोचो, लकड़ी कार्बन का है बेसिकली। अगर मैं कोयले को जला रहा हूँ या फिर मैं ऐसे समझो तो कोयला किस चीज़ का है, कार्बन का है। और कोयला किस चीज़ से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। तो कोयले और ऑक्सीजन जो भी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अगर उनको देखा जाए और जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, तो उसका वजन और कोयले का ऑक्सीजन का वजन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बस मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि एक बात ऐसे समझो कि आपकी मम्मी ने मान लो 2 किलो आटा लिया और उसमें आधा लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, और आपकी मम्मी ने सान लिया उस आटा को, ठीक है, और क्या किया, उस जो गोंदा हुआ आटा था उसका वजन क्या, तो आप बताओ गोंदे हुए आटे का वजन कितना होगा, तो आप बिल्कुल कहोगे कि भैया 2.5 किलो हो जाएगा बेसिकली सर। क्यों, क्योंकि 2 किलो और आधा किलो 2.5 किलो, और बाद में भी होना चाहिए सानने के बाद भी 2.5 किलो, है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर कहीं भी होगा तो आपको ये बात पता है, मास तो बढ़ेगा नहीं ना, ऐसा जादू थोड़ी हो जाएगा कि आपने 2 किलो लिया और 3 किलो निकल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा ये तो, है ना। संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, है ना, क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, सृजन मतलब बनाया जा सकता है ना, तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, और ना ही विनाश, तो ठीक है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं साइड हट जा रहा हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे क्या पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, कंकालीय समीकरण हमने पढ़ लिया, कंकालीय समीकरण क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो वो समीकरण जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे संतुलित, जो ना करे उसे कंकालीय समीकरण करेंगे। ये एक नंबर में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट होगा, जिस पे हमें बात करना है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित क्यों कर रहे हैं, ताकि वो क्या करे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। देखो हम रासायनिक समीकरण का संतुलन इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो क्या करे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। तो अब यहाँ से एक बात रखिएगा, देखिए अब ना एनसीईआरटी परिवर्त उसमें बहुत टिपिकल तरीका दे रखा है, पहले इसको गुना करो भाग करो ऐसे, फिर वो उन्होंने निकलवा रखा है, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, है ना, आप वैसे ही करिएगा। देखिए पहली बात समझिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए अगर हम रेडॉक्स के हायर लेवल के सवाल को छोड़ दें, तो जो आपके सिलेबस में है उस लेवल पे अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, कोई नियम नहीं है ना, हम ऐसे तुक्का मारते हैं बेसिकली, है ना, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। उसी का उपयोग क्या किया जाता है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, कोई अलग से नियम तो है नहीं, तो क्या हम तो बस ऐसे समझ लेंगे। देखो जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जैसे कि मैग्नीशियम है और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया और क्या बन गया, आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, 2-3 बातें जो आपको ध्यान में रख रहा है वो यहीं से है। देखो आप समझो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे फॉलो होगा। तो देखो जितना द्रव्यमान इसका होगा वहाँ पे मैग्नीशियम का उतना ही द्रव्यमान होगा, अगर यहाँ पे जितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान होना चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन का भी उतना द्रव्यमान हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो क्या इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा, तो जवाब है नहीं, है ना, क्योंकि देखो आपको पता है एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16U, है ना, तो 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो हो जाएगा 32U, जबकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 16U। तो बेसिकली हमें क्या करना, हमें इन द्रव्यमान को भी क्या करना, आपस में बैलेंस करना है। तब देखो इसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एटम को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि देखो अगर एटम बैलेंस है तो जाहिर बात है कि एटम का भार भी बैलेंस है। अगर सोचो जितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ भी 32 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी अगर हम एटम को बैलेंस कर दे तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ एटम सेम है, तो और हमें पता है कि एटम का मास क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, सेम एलिमेंट के, तो अपने आप क्या हो जाएगा, द्रव्यमान भी बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है इस लॉजिक में, इस पूरी कहानी में, कि हम एटम को ही बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि एटम अगर नंबर सेम है एटम के तो हर एक एटम का मास सेम होता है एक एलिमेंट के, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, द्रव्यमान भी सेम हो जाएगा। तो हम एटम को बैलेंस करते हैं, तो ध्यान दो कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स, एक
मॉलिक्यूल्स ही है। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। यहाँ पे एक तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन का एक मोलर पर है यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे भैया एटम यहाँ पे जो ऑक्सीजन के एटम है वो 2 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है, तो आप बोलोगे 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना एटम है, 1, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, बोलते हैं कि देखो मैग्नीशियम का 1 हो गया, यहाँ भी मैग्नीशियम का 1 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2, जबकि ये तरीका क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं करना। देखो सोचो बेटा, क्यों, देखो मैग्नीशियम MgO का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या है, एक अलग प्रकार का कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड बोले तो यौगिक। उम्मीद है आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा रखा है तो हम आगे के चैप्टर्स में इसको देखेंगे। देखो MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक यौगिक है। तो आप इसे अगर इसमें 2 लगा दोगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले O2 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है बनाना, ठीक है, लेकिन अगर आपने लगा दिया तो इसका वैल्यू क्या है, अलग है। जैसे कि अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपने H2O लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, पानी, जबकि आपने वही लिख दिया H2O2 तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यानी किसी भी कंपाउंड, ये क्या है, बेसिकली एक कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड के पीछे अगर आप नंबर लगा दोगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कभी भी नंबर को हम पीछे नहीं लिखते, कहाँ लगाते हैं, उसके आगे लगाते हैं। जैसे ही आगे लगाओगे इसका मतलब क्या है कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी कण से मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप बोलोगे 2 कण है बेसिकली, ठीक है, या 2 मोल्स है ना। मोल्स भी आपको पढ़ रखा होगा अपने क्लास 9th में, उम्मीद है। तो याद रखना, हम कभी भी क्या करते हैं बेटा, कभी भी हम यहाँ नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अगर आपको उतारना होगा तो आप वीडियो पॉज करके वो पीछे वाली बात लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तरीका क्या है, बेसिकली गलत है। तो हम यहाँ से 2 नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे। हम क्या बोलेंगे कि हम 2 यहाँ नहीं लगा के हम कहाँ लगा देंगे, हम यहाँ लगा देंगे। बोलेंगे कि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 2 कण है, यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो अब ये ना इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने कण होते हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 2 जा 2, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने कण हो गए, 2, जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम का कितने कण हो गए, तो आप बोलोगे 2 को 1, मैग्नीशियम का भी 1 कण है तो मैग्नीशियम 2 से गुना हो गया तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ भी मैग्नीशियम का पर कितना कण हो गया, तो 1, तो यहाँ पे लगा दिए 2। अब देखो मैग्नीशियम के यहाँ भी 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम, यहाँ भी 2 एकम 2 एटम ऑक्सीजन के, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा सबसे प्यारा सा एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे H2O प्लस में O2 गिव्स H2O, है ना, पानी दे रहा है। अच्छा याद रखना, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो अगर आप NCERT एग्जाम्पलर खोलो तो एक MCQ दे रखा है, शायद क्वेश्चन नंबर 15वां या 17वां ऐसे ही कुछ है, मुझे ध्यान में कंफर्म याद नहीं है। तो अगर आप उसमें देखो तो ये सवाल दे रखा है, सवाल उन्होंने दे रखा है कि H2 पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म में लिया जाता है ना, ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में लिया जाता है, गैस फॉर्म में, और जो यहाँ पे पानी बनता है किस फॉर्म में बनता है, लिक्विड फॉर्म में। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखा है, किसी में हाइड्रोजन को लिक्विड दे रखा है यहाँ पे, किसी में ऑक्सीजन को लिक्विड दे रखा है, और किसी में वाटर को किस में दे रखा है, गैस। तो आप याद रखना, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करके वाटर को बनाते हैं, बेसिकली सिंथेसाइज करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है, जबकि जो पानी बनता है वो किस में बनता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो अब आगे हैं इसको करते हैं, तो इसको भी बैलेंस ही करना बेसिकली, है ना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो देखो आप कोशिश करो ना, जितने भी विषम संख्या है, विषम मतलब ऑड वाले हैं, पहले उनको बैलेंस करना हो। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये सम है, इवन है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑड है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, ऑड को बैलेंस करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना लगा दो, 2। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 एकम 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 2 तो नीचे थे हाइड्रोजन के एटम में, 2 यहाँ हो गए, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दो, 2 लगा दो, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप NCERT एग्जाम्पल के सवाल करोगे तो आपका 1-2 सवाल इसको पढ़ने के बाद बन भी रहा होगा। तो बेसिकली जो आज मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपके NCERT और NCERT एग्जाम्पलर्स के लगभग जितने भी मुश्किल क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग के ऊपर, वो सारे को हम यहीं पे कवर अप कर लेंगे, ताकि आपको बाद में इतना ज्यादा दिक्कत या सोचने की जरूरत ना पड़े, लेक्चर्स देखने के बाद ही आपका काम हो जाए। और हाँ, आप ना यहाँ पे अलग अलग एटम लिख के मत करिएगा कि पहले हाइड्रोजन लिखा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड डाल के, राइट हैंड साइड डाल के हाइड्रोजन लिखा, फिर इसको 1 से 2 को गुना किया, 1 से 2 को गुना किया। आप बस एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, आपको वो आ जाएगा यार। आप रिवीजन में चल रहे हो, है ना, आप 2-3 बार करके देखिएगा, आपको आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा। तो NCERT जो शुरू के 2-3 पेज पे दिखाया हो करके वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि आपको दे दिया गया फेरस सल्फेट, और आपने इसको गर्म कर दिया, और क्या बन गया, जैसे ही हीट किया तो यहाँ पे बना फेरिक ऑक्साइड, प्लस में क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में क्या बन गया, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, है ना। नाम आपको याद होना चाहिए। इसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं, इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फेरिक ऑक्साइड, है ना। और इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट, है ना। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश मेरे ख्याल से कर ही लीजिएगा, है ना, इतना तो इंग्लिश चलता ही है।
अब ध्यान दीजिए, तो इसमें भी क्या करना है, तो इसमें देखो आपको देखो सल्फर के 2 कण दिख रहे हैं, यहाँ पे सल्फर का आपका 1 कण है, मतलब सल्फर यहाँ पे 2 गुना है। अच्छा ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 3 6 2 8, मतलब ऑक्सीजन भी क्या है इसका 2 गुना है। जबकि यहाँ पे आयरन भी देखोगे तो 1 है, जबकि यहाँ पे आयरन कितने एटम से 2, मतलब आयरन भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जैसे ही मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या फर्क पड़ा, Fe आयरन के 2 कण है, या आयरन के यहाँ भी 2 कण है, ऑक्सीजन सल्फर कितना गया तो 1 एकम 2 2 एकम 2 है ना, बेसिकली सल्फर का यहाँ पे 1 कण 2 से मल्टीप्लाई गया, तो यहाँ भी देखो 2 है सल्फर है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 3 2 5 और 3 कितना हो गया बेसिकली 8 हो गया। क्या ये बात आपके समझ में आ रहा है ना? अगर ये बात आपके समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी का एक सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि बेटा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप प्रेशर कुछ और लगा दोगे तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। कितना प्रेशर डालते हैं 340 एटीएम प्रेशर डालते हैं तो हमारा बनता है मीथेनॉल। क्या बन जाता है बेटा, मीथेनॉल, इसे कहते हैं मीथेनॉल। 4th चैप्टर में आप पढ़ोगे भी ये बात, क्लियर है? तो आपको इसको बैलेंस करना है ना, इस केमिकल रिएक्शन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करोगे तो इसमें भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यानी कार्बन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यानी ऑक्सीजन के बारे में भी सोचने की जरूरत ज्यादा है नहीं। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको किससे गुना कर दो 2 से, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। देखो मैं धीरे धीरे आपका लेवल अप करता चला जाऊंगा, धीरे धीरे आपसे सवाल होते भी चल जाएंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल पहले इजी सवाल डाला है ताकि आपसे बन रहे हो। इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। क्लियर है बात? तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे का शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब हम इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा अब लेवल को और आगे क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देखते हैं है ना, एक और आसान सा ही सवाल कर रहे हैं बेसिकली अभी तो फिलहाल, कि कॉपर प्लस में ऑक्सीजन रिएक्शन कर क्या बना दिया है, कुप्रस ऑक्साइड है ना। तो एक बार इसको आप खुद से बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्या हो रहा है आपसे बैलेंस, तो हो जाना चाहिए। आप बोलोगे कि ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो आप बोलोगे यार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बताया गया है कि जब भी एक तरफ इवन हो और एक तरफ ऑड हो तो आप कोशिश करो कि ऑड क्या हो जाए, इवन हो जाए, था ना, मतलब विषम सम हो जाए। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, पर यहाँ पे कॉपर कितना हो गया, सिंगल 1 ही रह 2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर देखो 2 एकम 2, जैसे ऑक्सीजन 2 हुआ तो कॉपर भी तो 2 हो गया, इधर आगे गुना करने की वजह से, तो यहाँ पे क्या लगा दो 2 लगा दो, तो कॉपर भी 2 हो गया, ये भी पूरे क्या हो गया 2 हो गया। अब हम एनसीईआरटी के उन सवाल में बढ़ते हैं जो एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व नहीं किए गए, जो एग्जाम्पलर्स में या इधर उधर बिखरे हुए हैं, है ना, उनको धीरे धीरे लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने इसको, ये एनसीईआरटी का एक सवाल है ये भी, लेड नाइट्रेट को एनसीईआरटी ने गर्म कर रखा और बताया कि यहाँ पे बनता है लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन। तो सवाल है इसको कैसे करोगे, तो एक बार आप इसको फिर से ट्राई करके देखो। मैं साइड हट जाऊँ बेटा। तो आपने कर लिया होगा है ना। अब अगली बार से मैं साइड नहीं हटूंगा, है ना, वीडियो पॉज कर देंगे। देखो तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस सवाल में हम देख लेते हैं। तो लेड नाइट्रेट है, लेड ऑक्साइड है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, प्लस में ऑक्सीजन है, तो ठीक है इस पे ध्यान देते हैं, है ना। अब ध्यान दो कि ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 और 1 5। तो आपको जब भी बताया गया कि जब भी आपको क्या दिखे, आपको ये दिखे कि कोई चीज इवन और ऑड में है, तो हमेशा क्या करो, सबसे पहले उसको इवन करने की कोशिश करो, है ना। तो मैं इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे आता नहीं, मैं भी हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहा हूँ जैसे आप सोच रहे होगे। तो मैं इसको जैसे 2 से करूँगा तो मैं बोलूँगा यार ठीक है 2 2 4 और 2 दूनी 6, यानी टोटल कितने ऑक्सीजन हो गया 6। अब मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है 3 दूनी कितने हो गए 6। तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं अपने, तो हाँ मेरे ख्याल से ऑक्सीजन अपने बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। पर जैसे ही मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूँ तो मैं देखूँगा यार नाइट्रोजन तो 2 है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 1 है, तो फिर मैं नाइट्रोजन को जैसे ही बैलेंस करने जाऊंगा अब फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तब देखो अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, फिर से 7 हो गया, यानी इसको भी 2 से अगर गुना कर भी देते हैं तब सवाल है कि अब कैसे करें। तो अब ध्यान दो कैसे हुआ, 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, तो ये तो हमें इवन में करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करना होगा, इवन में करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार ना ध्यान दे लेते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन को इवन में करें तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना टाइम में बढ़ेगा, ध्यान दो।
हम करके देख रहे हैं कि मैंने अगर मान लो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पी बी कितनी बार इंक्रीज हो जाएगा, 2 बार। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा करने पर देखो क्या होगा, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि ये मेरा इवन में बन जाए, है ना, तो मैंने इसको भी 2 से कर दिया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 6, 2 8 बन गया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, देखो पीबी तो 2 है, 2 पीबी है, बैलेंस हो गया, पर यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब ऑक्सीजन कितना हो गया 12, और नाइट्रोजन कितने हो गया 2 दूनी 4, देखो ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 है नाइट्रोजन, तो मतलब 4 एकम 4, यानी नाइट्रोजन कितने हो गया 4, और ऑक्सीजन कितने हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए इस कंपाउंड के अंदर 12। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन 12 करने और नाइट्रोजन कितने करने हैं 4, तो फिर से हमने इसको मिटा के क्या कर दिया 4, तो देखो अब हो गया बराबर 4 दूनी 8, 2 10, 2 12 ऑक्सीजन, यहाँ भी देखो 4 दूनी 8 सॉरी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा 2 दूनी 4, तो 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। देखो मैं वो तरीके से बता रहा हूँ जो बेसिकली किसी को नहीं आता, मैं मान के चलो मुझे भी नहीं आता, तो मैं भी ऐसे ही कर रहा होता, और आप भी क्या कर रहे हो पहली बार में ऐसे ही ट्राई करोगे, है ना। अब ऐसे हम इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे रिएक्शन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, बेसिकली प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया, है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का हिंदी मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। अब ध्यान दो इस पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, जब भी आपको जब भी पौधा खाना बनाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, प्लस में वाटर यूज करता है, किसके प्रेजेंस में होता है ये काम, तो आप बोलोगे सनलाइट के प्रेजेंस में होता है यार, और किसके प्रेजेंस में होता है, तो आप बोलोगे इसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता चाहिए पौधे को, है ना। अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, तो आप बोलते हो ऐसा होने पे पौधा क्या बनाता है, पौधा अपना भोजन बनाता है, पौधे का भोजन क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है, तो C6H12O6, प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है वाटर, प्लस में क्या निकलता है, तो प्लस में साथ साथ निकलता है कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन। तो देखो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे कितना लगा, तो 6, क्योंकि आपको पता है ये ऑड है ये इवन है, तो कम से कम इसको इवन तो किया ही जाए, तो 6 कार्बन यहाँ पे हो गया, 6 कार्बन यहाँ पे हो गया, अब बच क्या गया, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो अगर ऑक्सीजन की बात करो तो ये भी ऑक्सीजन ऑड में इवन में चल रहा है, ये भी इवन में चल रहा है, ये ऑड में चल रहा है, यानी ऑक्सीजन के बारे में सोचना होगा। यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा है ऑड में, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, ये 12 है ये 2 14 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 12 से गुना कर दूँ, तो देखो क्यों मैंने 12 से किया, तो उसका लॉजिक है 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गया, तो देखो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन तो हो गए, लेकिन अगर मैं इसको भी किससे गुना कर दूँ 6 से, तो देखो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 12 ये और 6 दूनी 12, 12 और 12, तो देखो 12 बेसिकली हाइड्रोजन हो गया, 12 और 12 24, यहाँ भी कितने हो गए 24। अब यहाँ पे हम देख ले तो ऑक्सीजन कितना, तो 6 दूनी 12 और 12 24 है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये रहा और 12 ऑक्सीजन ये रहा 24, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, तो 6 और 6 12, तो 6 से यहाँ भी गुना कर दो, 6 दूनी 12, 6 18 और 6 24। देखो इस चीज को ना आप ऐसे याद रखो बेटा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तभी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेगा, और यहाँ पे 6 क्या निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा, यानी लेकिन आप याद रखना कि 12 H2O यूज करते हैं और जिसमें से 6 H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाया करता है, तो ये बात याद भी रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा इस केमिकल रिएक्शन को अगर आपको ये चीज ध्यान में ना आए तो इसको याद कर लो, ताकि ना पेपर में आपसे ये सवाल करते वक्त गड़बड़ ना हो। याद रखना वाटर 12 यूज करते हैं, 6 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, क्लियर रहेगा ये बात, यहाँ तक तो आसान है। या अगर कोई पूछ दे कि ऑक्सीजन कहाँ का होता है, तो याद रखना हमें लगता है कि क्या, कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालता है, ऐसा नहीं होता हकीकत में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किसका है, ये ऑक्सीजन वाटर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, रिडक्शन किया, अपचयन किया और अपचयन करके क्या बना दिया, ग्लूकोज। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज, है ना, अपचयन कहते हैं इस प्रक्रिया को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, पर ऑक्सीजन कौन से निकल रहा है, इस वाटर से। सोचो इस वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स यूज हुए, है ना, 12 में से 6 तो रिलीज हो गए, तो 6 मॉलिक्यूल्स यूज हुए, उस 6 के जो 12 हाइड्रोजन थे वो इधर चले गए और बाकी जो ऑक्सीजन थे वो कहाँ चले गए, रिलीज हो गए। तो याद रखना ये ऑक्सीजन किसका है, तो ये ऑक्सीजन है वाटर का, बेसिकली ये ऑक्सीजन किसका है ना, तो ये ऑक्सीजन है वाटर, तो ये ऑक्सीजन किसका होता है ना, इट इज रिलीज फ्रॉम वाटर। तो ये ऑक्सीजन किससे निकाला जाता है, तो ये ऑक्सीजन वाटर का निकाला जाता है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए हम आगे का केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करने का प्रोसेस को आगे रखते हैं, ठीक है। देखो हम इसको कर क्यों रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम जितने भी केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सवाल में कहीं ना कहीं आ रखा है, इसलिए हम उसको सारा और एनसीईआरटी के भी सारे को क्या कर रहे हैं, लिपटा दे रहे हैं, ताकि आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आप घर पे ना भी करें तो यार कम से कम इन सवालों को करने के बाद आपको इतनी जो प्रैक्टिस हो जाए कि आपको दिक्कत ना हो सवाल सॉल्व करने में।
क्योंकि आज इतना जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके पेपर में बनेंगे उन सभी को आपको बैलेंस करके भी दिखाना पड़ेगा। तो आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आगे की जो केमिकल रिएक्शन है उसको मैं लिखता हूँ, है ना, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगला हमारा केमिकल रिएक्शन है कि हमने लेड ऑक्साइड को किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, कार्बन के प्रेजेंस में, और बना क्या है, तो यहाँ पे बना है लेड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बैलेंस करिए, है ना, बैलेंस तो हो जाएगा आपसे। आपने देख लिया होगा कि बहुत आसान केमिकल रिएक्शन, आपने बोला होगा कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो पहले और वाले को बैलेंस कर लेते। तो यहाँ पे 2 लगा दिया होगा, जैसे आपने 2 लगाया होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, पर इसकी वजह से यहाँ पे लेड कितने होंगे, तो लेड भी 2 हो गए होंगे, तो आपने यहाँ भी क्या लगा दिया होगा, 2 लगा दिया होगा। तो यहाँ पे लेड 2, यहाँ भी लेड के कम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2, कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है। तो रिएक्शन क्या हो गया, ये आपका बैलेंस हो चुका है। तो अगला रिएक्शन पे भी हम देख लेते हैं। तो अगला रिएक्शन हम कौन सा ले लेते हैं, तो आपका अगला रिएक्शन हम ले लेते हैं, मान लो कि AgNO3, है ना, प्लस में क्या ले ले, प्लस में ले लेते हैं NaCl, और इसको रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, AgCl प्लस में NaNO3। तो क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, एक बार सोचिए इसमें क्या बैलेंस हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि Ag यहाँ भी एक बार है, Ag यहाँ भी एक बार है, Cl यहाँ भी एक बार है, Cl यहाँ भी एक बार है, सोडियम यहाँ भी एक बार है, और सोडियम यहाँ भी एक बार है, जबकि नाइट्रेट यहाँ भी एक बार है, और नाइट्रेट यहाँ भी कितनी बार है, एक बार है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि क्या है कि ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, पहले से ही क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। यानी पेपर में कुछ रिएक्शन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो क्या हो, पहले से ही बैलेंस हो, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की क्या है, जरूरत नहीं है। तो कुछ रिएक्शन पहले से ही क्या हो जाते हैं, बैलेंस रहते हैं। एक मिनट, चलिए तो इसको आगे का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रिएक्शन और लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, प्लस में किसके साथ इसका रिएक्शन करवा दिया हमने आपने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, और क्या बन जाता है, तो और आपका बन जाता है कैल्शियम नाइट्रेट बन जाता है, और क्या बनता है, यहाँ से बनता है और आपका वाटर। बेसिकली क्या है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक बेस है, ये क्या है, एक एसिड है, बेसिकली अम्ल है, क्षार है। जब भी अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो ये क्या है, लवण है, और ये क्या निकलता है, और प्लस में साथ साथ बनता है जल, बेसिकली वाटर बनता है। तो वो वाटर आपको दिख भी रहा है, रिलीज हो चुका है। तो अब इसको बैलेंस करके आप खुद से ट्राई करिए। तो आप खुद से भी ट्राई करना चाहेंगे, करना भी चाहिए आपको, तो आप कर रहे हैं। अगर आपने किया होगा तो आपने सोचा भी होगा, कैसे सोचा होगा, तो आपने देखा होगा यार, है ना, नाइट्रेट, यहाँ पे देखो नाइट्रेट, NO3 पे पूरा फोकस करो, देखो ना यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कोई इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, जहाँ पे ना बेसिकली पॉलीएटॉमिक आयंस आ रहे हो। पॉलीएटॉमिक आयन क्या, कि वो आयंस जो 2 से ज़्यादा परमाणु से बने हो, जैसे कि आपका हाइड्रोक्साइड हो जाए, है ना, नाइट्रेट हो जाए, सल्फेट हो जाए, फॉस्फेट हो जाए। तो इन सब आयन को पूरा को एक साथ ही देखना चाहिए, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, नाइट्रेट पूरी कितनी बार आया है, 2 बार, जबकि यहाँ पे नाइट्रेट कितनी बार है, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 बार ही है। तो इसको भी 2 से गुना कर दो, कम से कम इससे पता तो चल गया कि नाइट्रेट यहाँ भी 2 बार है, और यहाँ भी कितनी बार हो गया, 2 बार। अब आगे के प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो कैल्शियम देखो यहाँ भी 1 बार है, और कैल्शियम यहाँ भी 1 बार है, यानी कैल्शियम को ज़्यादा सोचने की हमें जरूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं वाटर पे, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 एकम 2 बार, और 2 एकम 2, यानी 4 बार हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसको भी 2 से गुना कर देते तो हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लो, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और 2 8। यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 6 2 8, यानी ये भी इक्वेशन क्या हो गया बेटा, आप लोगों का बैलेंस हो चुका है। तो क्या आपको इतना आ रहा है, तो देखो अब मैं 4-5 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है ना, मैं वीडियो पॉज करके इस बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन, वो आप खुद से एक बार बैलेंस करके देख लो, उसके बाद मैं उसको करवा के, है ना, यहाँ से फिर हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों ये रहे वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको लिख दिया, और ये सारे क्वेश्चंस हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी एग्जाम प्लस वगैरह के भी इसमें कुछ क्वेश्चंस, और ये आपको क्या करना है, ट्राई करना है। तो एक बार आप इसको ट्राई करते रहिए, मैं साथ साथ आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो मैं बेटा पहला क्वेश्चन, है ना, तो मैं आप वीडियो को पॉज करिए और इनको ट्राई करिए, है ना, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके इसकी सोल्यूशन को देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनके सोल्यूशन को लिखना, है ना। उम्मीद है आपने कर लिया। तो आपने इसमें क्या सोचा होगा, तो इसमें आपने यही सोचा होगा कि सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, और यहाँ भी सल्फेट 1 बार है, यानी सल्फेट तो क्या है, बैलेंस है। तो इसके बारे में आपने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं होगा।
सोडियम देखा होगा तो आपने कहा होगा कि सोडियम यहाँ पे 2 बार है, जबकि यहाँ पे सोडियम 1 बार है, तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया होगा ताकि यहाँ पे सोडियम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जैसे ही आपने ये बात किया होगा तब आपको देखना होगा कि भाई सोडियम तो बैलेंस हो गया, सल्फेट तो पहले से बैलेंस है, अब आपको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो 2 1 कम 2 2 4, टोटल हाइड्रोजन कितने इस पूरे के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, और यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ पे आप किससे गुना कर दोगे, 2 से, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। और ऑक्सीजन देखो बैलेंस हो चुके हैं, यहाँ पे 2 1 कम 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 कम 2 हो गया, और इधर ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 8, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलो इस वाले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। अगर इस वाले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो मेरे ख्याल से इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से सल्फेट 1 बार है, और यहाँ भी सल्फेट कितनी बार है, 1 बार है, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो सल्फेट के अलावा और क्या सोचना है आपको, तो आपको सोचना है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में सोचो, जैसे बेरियम यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी बेरियम कितनी बार है, 1 बार है, तो आप इसके बारे में भी नहीं सोचोगे। क्लोरीन और हाइड्रोजन के बारे में सोचो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना 1 है, तो जाहिर है इसको 2 से गुना कर दोगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। इस वाले सवाल को हम देख लेते, तो ये सवाल इससे भी ज्यादा आसान है, इस सवाल पे हम बात कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे नाइट्राइट 1 बार है, जबकि यहाँ पे नाइट्राइट कितनी बार है बेटा, 2 बार, यानी इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर देंगे तो नाइट्राइट यहाँ भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। लेकिन जैसे हमने किया तो Ag भी कितनी बार हो गया, 2 बार, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दो ताकि Ag कितनी बार हो जाए, 2 बार। जिंक यहाँ भी 1 बार है, जिंक यहाँ भी 1 बार है, तो ये तो पहले से बैलेंस हो गया। अच्छा इस सवाल को बैलेंस करते हैं, तो ये सवाल तो मेरे ख्याल से मैंने पहले से ही बैलेंस करके दे दिया है, क्या है ना, मेरे ख्याल से ये सवाल हमने पहले से क्या किया बेटा, बैलेंस करके दे रखा है, पर सवाल अच्छा था ये। Fe2O3 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस गिव्स 2Fe प्लस में 3CO2, शायद मैंने लिखते वक्त उसको बैलेंस करके लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, आप इसको समझ भी तो सकते ही हैं कि यहाँ पे आयरन 2 बार है, तो यहाँ भी आयरन कितनी बार है, 2 बार, जबकि यहाँ पे अगर आप देखो कार्बन 1 बार है, यहाँ भी कार्बन 1 बार था, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार था बेटा, 3 बार है ना, और यहाँ 1 बार है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 है इधर, तो जबकि इधर कितना था, इधर 2 था, है ना, तो हमने इसको किससे गुना किया है, 3 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, है ना, तो इसको भी किससे गुना करते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 से गुना करते हैं ना, बेसिकली पूरा बैलेंस नहीं था, एक हमने छोड़ रखा था, है ना। तो देखो आयरन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी आयरन कितने हो गए, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 3 6, तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 3। अब ये हो गया है फुल बैलेंस। अच्छा अगर एनसीईआरटी करने बैठोगे तो सबसे जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, मेरे ख्याल से वो यही दे रखा है कि आयरन को उन्होंने रिएक्शन करवाया है H2O से, और दे रखा है कि Fe3O4 बन रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। आई थिंक यही सवाल है, ठीक है, मुझे याद नहीं है कि पहला क्वेश्चन कौन सा था, पर मुझे जहां तक याद है वो पहला क्वेश्चन यही दे रखा है एनसीईआरटी का, हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त उन्होंने। तो क्या ऐसा समीकरण आएगा तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, एक बार देख करके ट्राई कर लो क्या ऐसा हो सकता है आपसे बैलेंस, है ना, तो हो तो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आयरन कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पे आप लगा दोगे 3, आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बारे में सोचो तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 बार, है ना, तो इसको आगे लगा दो कितना, 4, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। जबकि हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या लगा दो 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखो बेटा 3 आयरन है, 3 आयरन है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 4 एकम 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो गए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। अगर ये आपका इतना हो चुका है तो हम इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है जो आज का क्वेश्चन से, है ना, जो आपके 5 मिनट के लिए होगा, जितना भी आपने पढ़ा उसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज का यही होगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, इस वाले क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं। देखो बेटा मैं प्रैक्टिस इतनी करवा दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज का जो है वो ये है कि मान लो कि आपको एक अमोनिया दे रखा है ना, ऑक्सीजन दे रखा है, और अगर आप इसको रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्लस में क्या बनता है, प्लस में आपका बनता है बेटा यहाँ पे वाटर, है ना। तो क्या आप ये बता सकते हो, है ना, अरे बता सकते हो नहीं बता सकते हो, सोचो क्या गलत बन रहा है, कोई बात नहीं गलत बन रहा है तो क्या दिक्कत है, आप बना के तो देखो उनसे एक बार, है ना, एक बार ट्राई करो इसको, कैसे करोगे इसको बैलेंस, है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कहीं और का नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, है ना, और फिर स्टार्ट करो। चलो तो इसको बना के देखते हैं कि ये सवाल बनेगा कैसे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 बार है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बार है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है यार। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसी को इवन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूं तो हाइड्रोजन कितनी बार हो जाएगा, 3 दूनी 6 बार, है ना।
यहाँ पे अगर मैं 2 से गुना कर दूँ तो हाइड्रोजन कितनी बार हो जाएगा 6 बार, और यहाँ पे 2 से गुना कर देता हूँ तो फिर भी कितना होगा 4, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दो तो फिर ये इवन हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे हाइड्रोजन को किससे गुना करो 4 से, सॉरी नाइट्रोजन को किससे गुना करो 4 से, ताकि जब हाइड्रोजन 4 से गुना हो तो कितनी बार हो जाए 12 बार, है ना। और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दो 6 से गुना। देखो मैंने 2 3 क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसको भी मुझे इवन बनाना और ये भी मेरा क्या होना चाहिए इवन। तो ये कब सेटिस्फाई होगा, जब हम ऐसे सोच रहे होंगे तब। देखो तो ये हो गया 4 तिया 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो गए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। जैसे ही ये चीज हुआ तब हम सोचते हैं ऑक्सीजन के बारे में। देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारा पहले से ऑड फॉर्म इवन फॉर्म में है, यहाँ पे ऑड फॉर्म में, तो इसको देख लेते तो 6 कम 6, है ना। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, और इधर कितने ऑक्सीजन 2 है ना। तो यहाँ पे कितना, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। अच्छा नाइट्रोजन यहाँ पे हमने 4 लगाया तो इसको भी 4 से गुना कर देते हैं ताकि नाइट्रोजन बैलेंस हो जाए। तो देखो नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है, नाइट्रोजन इधर भी 4 है, नाइट्रोजन क्या है इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, है ना। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। अब क्या बच गया ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ पे कितने हो गए 4 ऑक्सीजन ये रहा और 6 ऑक्सीजन ये रहा, टोटल 10 ऑक्सीजन इधर है। तो यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन, किससे गुना कर दो 5 2 जा 10। अगर बेटा आपसे ये सवाल बन गया तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको बैलेंसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपसे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे बैलेंस हो रहेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के कोई से भी केमिकल रिएक्शन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक का थोड़ा सा एक छोटा सा भाग है कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ होगा नेम के फॉर्म में, तो आप उसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखोगे और उसको कैसे बैलेंस करना है वो आपको देखना है। तो 1 2 एग्जांपल उसके भी कर लेते ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो अगर आपको केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है और आपको केमिकल लिखना नहीं आ रहा है, केमिकल का फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये कि आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने नहीं आ रहा। और अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में कोई भी तकलीफ है तो आप प्लीज़ जरूर बताएं, वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। आपके लिए केमिकल फॉर्मूला का सीरीज हम एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलो आगे का देखते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे केमिकल रिएक्शन को करने की कोशिश करेंगे बैलेंस, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन ना दिया गया हो, रासायनिक समीकरण ना दिया गया हो, आपको क्या क्या एक रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया गया है ना। और आपको वो चाहता है एग्जामिनर कि आप इसको केमिकल फॉर्मूला भी बनाएं और उसके बाद क्या करें, इसको बैलेंस करें। तो ऐसे सवाल को कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो ऐसे सवाल पे है ना देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन, तो देखो बेटा अब ऐसे देखो, अगर आपने 9th क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th में आपको ये बैलेंस कैसे करते केमिकल बेसिकली हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये आपको वहाँ पे पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखते हैं तो एक बार बता देना ताकि आपको बता दिया जाए कि कैसे लिखते हैं। बाकी वरना हम बैलेंसिंग को तो कह रहे हैं ना फाड़ देंगे, मतलब वो हमने फाड़ा है कंसेप्ट को, है ना। हर एक कंसेप्ट जो होना चाहिए, हर वो क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, हर वो क्वेश्चन इसमें करवा दिया गया है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, है ना। एक बार इसको देखते हैं। अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूल्स के होता है। तो हाइड्रोजन कैसा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 फॉर्म में। इसी प्रकार से क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में Cl2 फॉर्म में। और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। याद रखना HCl हमारे पेट में भी पाया जाता है, और जो पेट में हमारे HCl पाया जाता है एसिड, उसका pH होता है 1.8, है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ना। तो एक तो इसको बैलेंस करना, तो अब आप इसको बैलेंस कर लोगे। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगाते ही क्या कर दोगे बैलेंस। देखो मैं आपको बैलेंसिंग के लिए नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बात आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। यानी क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ तो आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिख के बैलेंस कर सकते हो। एक बार इसका देख लो, जैसे बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम का होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। आपको पता है ना बेरियम क्लोराइड को ऐसे लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ बता देना एक बार मैसेज करके। अगर ये हो एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अगर आप लिखने की कोशिश करो तो होता है बेटा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। गिब्स आप क्या आपको देता है, आपको रिएक्शन करके आपको देता है बेरियम सल्फेट, है ना। आपको देखो हिंदी में भी यही कहते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे हिंदी में वाले ना सोचे कि हमारे लिए चैनल है बकायदा, हमें सही से नहीं समझ में आ रहा। तो बेरियम सल्फेट को हिंदी में भी क्या कहते हैं, यही कहते हैं। तो बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlCl3। देखो बच्चों को इसमें बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आता, बच्चों को दिक्कत होता है इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ बताएं एक बार कि नहीं आता, आपको बता दिया जाएगा। और इन लेक्चर्स को प्रॉपर फॉलो करें, अपना बैकलॉग ना होने दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा हानिकारक रहेगा, है ना। और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें ताकि पता है, मतलब इतना अभी का टाइम अगर आपको पता नहीं हुआ तो मॉर्निंग 4:30 हो रहा है और इससे पहले 2 वीडियो रिकॉर्ड हुए गए हैं मैथ के और SST के, जो आपको चैनल्स पे शायद आज शाम को मतलब बेसिकली आज 1:30-2 बजे तक आपको शायद दे दिया जाएगा, है ना। और अभी 4:30 बजे मॉर्निंग के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो प्लीज़, है ना, काइंडनेस फैलाएं इसको, है ना, लोगों को बताएं, जिनको जरूरत है उन बच्चों को बताएं, ठीक है। खुद भी देखें, अच्छे से मेहनत करें।
है ना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। तो बेरियम क्लोराइड अगर वगैरह इन सब चीज़ के बारे में अगर सोचे तो कैसे हो सकता है, तो हम इसके बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ भी बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम कितना है बेटा, यहाँ भी आपको दिखेगा बेरियम कितना है, 1 है। जबकि यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार है। बेसिकली मतलब मुझे पता चल चुका है क्लोरीन को क्या करना है, बैलेंस करना होता है। आपको दिख रहा है ये क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन है ऑड, तो इसे क्या कर दो इवन, तो इसे 2 से गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 क्लोरीन। जैसे हमने ये किया तो मुझे यहाँ भी क्या करना होगा, 3 से गुना तो करना पड़ेगा, तभी कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 6 क्लोरीन होगा, है ना। लेकिन जैसे इसको गुना किया 3 से, तो ये बेरियम कितनी बार हो गया, 3 बार, तो इसको भी 3 से गुना कर दो, है ना। तो बेरियम कितनी बार हो गया आपका, 3 बार, बेरियम 3 बार हो गया। अब आते हैं सल्फेट पे, देखो लेकिन जैसे इसको 3 से गुना किया तो पूरा SO4 ये भी कितनी बार हो गया, 3 बार। अब यहाँ पे देखो आपका SO4 टोटल कितनी बार है, तो आप बोलोगे 3 बार। और यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ ये भी देखो कि आपके पास एल्युमिनियम कितनी बार है, 2 बार, यानी ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। तो अब आ जाते हैं नीचे वाले पे, है ना। क्या दे रखा है, सोडियम प्लस में वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। देखो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यही वो रिएक्शन है जिसको अगर आप पानी में फेंक दो सोडियम को तो आग लग जाता होता है। क्या है, देखो जब भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, फिर भी जनरल आइडिया लेंगे। सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस, और प्लस में ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, साथ साथ उष्मा भी तो निकलेगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और आपको पता है हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब एक ज्वलनशील गैस है। जैसे ही उष्मा निकलेगा ना, ये उष्मा क्या करेगा, निकलती हुई हाइड्रोजन गैस को में आग लगा देगा, है ना, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको लगता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा उष्मा निकलने की वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है इस हाइड्रोजन में आग लगता है, कुछ अलग नहीं होता, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो चलो इसको लिखते हैं। सोडियम को आपको पता है सोडियम एक धातु है, तो सोडियम को Na से लिखते हैं, वाटर H2O से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, H2 से। अब इसको बैलेंस करके हम देख लेते हैं, है ना। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दो, सोडियम यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी सोडियम कितनी बार है, 1 बार है। और यहाँ वाटर के बारे में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। पर मजे की चीज क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 1 बार। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं ताकि कम से कम पहले हाइड्रोजन बैलेंस हो। जैसे ही आपने इसको 2 से गुना किया, हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस, 2 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है। पर यहाँ पे जैसे आपने 2 से गुना किया तो सोडियम कितनी बार आ गया, 2 बार, तो यहाँ भी लिख दो 2, ताकि सोडियम यहाँ भी कितनी बार हो जाए, 2 बार। लेकिन अब ध्यान देना हमें हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 2, तो 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 एकम 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। तो इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4, मतलब ये रहा टोटल बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, इस पे देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। तो इसको भी देख लेते हैं, ये कैसे होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपने देख लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे NOH, है ना, NaOH, है ना, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम फिर से वही लिखते हैं HCl। जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे NaCl, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, बेसिकली यही तो होता है, नमक जो हम खाते हैं, है ना। इसको बैलेंस किया जा सकता है, मेरे ख्याल से बैलेंस होगा भी। तो ये देखो Na यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी Na कितनी बार है, 1 बार, यहाँ Cl 1 बार है, यहाँ भी Cl कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बार है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। तो बेसिकली आपके जितने भी NCERT के क्वेश्चन थे इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इक्वेशन, हर एक चीज आपको क्या कर दिया गया है, बैलेंस करके दे दिया गया। अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार कर लिया अच्छे से, वीडियो पॉज वगैरह करके, और एक बार आप इस वीडियो को 2x पे देख लिए, है ना, तो आपका क्या होगा, ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप अगर नोट्स देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, आपको लिखना भी चाहिए, नोट्स बनाने भी चाहिए, ठीक है। और रही बात वही, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, जिनको जरूरत है उनको साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल्स को, है ना, ताकि हमारा ये जो वर्क है ना, ये जो हम कर रहे हैं ये सक्सेसफुल रहे भी, है ना, क्योंकि वो उन बच्चों को मिले जिनको इनकी सच में ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।